वेलकम टू एडुजोस। एडुजोस में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखेंगे बिहार दरोगा के लिए। बिहार दरोगा के एक्साइज पुलिस का जो सब इंस्पेक्टर की वैकेंसीज थी 2012 में जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो हम आज इस वीडियो के अंदर देखेंगे। इससे पहले हमने 2018 के सब इंस्पेक्टर की वीडियोस जो है वो क्वेश्चन की वीडियो हमने उपलब्ध करा दी है, तो आप उसे ज़रूर देखें। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दे दिया है। जो लोग चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं और अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का सबसे पहला जो प्रश्न है वो है पेलियंटोलॉजी अध्ययन है। किसके अध्ययन को कहते हैं पेलियंटोलॉजी? यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो जो करेक्ट आंसर है ये कहते हैं हम लोग जीवाश्म को। ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर होगा। जीवाश्म के अध्ययन को कहते हैं पेलियंटोलॉजी। अब बात कर लेते हैं, अगर आपसे पूछ दिया जाए कि पक्षियों के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो आपको पता होगा पक्षियों के अध्ययन को ऑर्निथोलॉजी कहते हैं। ऑर्निथोलॉजी कहते हैं पक्षियों के अध्ययन को। तो ये आप जरूर याद रखिएगा, ऑर्निथोलॉजी। और अगर आपसे पूछ दे कि हड्डियों के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं अस्थि विज्ञान हिंदी में, या फिर अगर आप इंग्लिश में कहें तो इंग्लिश में आप इसको कह सकते हैं ऑस्टियोलॉजी। ठीक है, OSTEOLOGY, ऑस्टियोलॉजी, ये आप इंग्लिश में इसको कह सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ था इस क्वेश्चन से लेकर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, कौन सा देश विश्व का शक्कर का कटोरा कहलाता है? विश्व का शक्कर का कटोरा, या फिर आपके सामने ऑप्शन दे दे यहाँ पर शर्करा भी दे सकता है। ठीक है, शक्कर या शर्करा, या फिर आप कह दें कि चीनी भी दे दे आपको। तो ये 3 चीज़ें जो एक ही प्रश्न को बतलाती है, और यहाँ पर आपको इस क्वेश्चन को बताना है कि कौन सा देश है जिसको विश्व का शक्कर का कटोरा कहा जाता है। तो राइट आंसर इसका क्या होगा? क्यूबा होगा। ठीक है, अब आप लोग कमेंट करके बताइए कि क्यूबा की राजधानी कहाँ पर है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्यूबा की राजधानी। आप लोग कमेंट करके बताइए कि क्यूबा की राजधानी कहाँ पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग देखेंगे, सूती रेशा प्राप्त किया जाता है। जो सूती रेशा है, रेशा, वो कहाँ से कैसे प्राप्त किया जाता है? तने से, पत्ती से, फल से, या फिर बीज से? तीसरा क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा बीज से। ठीक है, देखिए फल, अगर आपके ऑप्शन में बीज कभी भी ना दिया हो और फल दिया हो तब आप आंसर फल करेंगे, लेकिन फल के अंदर जो है वो बीज होता है। तो अगर बीज डायरेक्ट ऑप्शन में दिया गया है तो करेक्ट आंसर होगा बीज। ठीक है, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, बीज से प्राप्त किया जाता है। हो सकता है आपसे क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जाए कि कपास का रेशा जो प्राप्त किया जाता है वो किस तरह से किया जाता है प्राप्त, तो उसका भी आंसर बीज ही होगा। ठीक है, अब अगर बात हमने कपास की है, तो कपास जो है वो किस मिट्टी के लिए ज़्यादातर, कौन सी मिट्टी कपास के लिए लाभदायक होती है जहाँ पर ये कपास पाया जाता है? तो ये होती है काली मिट्टी। ठीक है, काली मिट्टी जो है कपास के लिए उपयोगी होती है और इसी में कपास की खेती की जाती है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, वयस्क मनुष्य में रक्त निर्माण कहाँ पर होता है? और यहाँ पर 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं, तो बताइए रक्त का निर्माण कहाँ पर होता है? इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा लाल अस्थि मज्जा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। रक्त निर्माण जो है वो कहाँ पर होता है? अस्थि मज्जा, लाल अस्थि मज्जा के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 5वां प्रश्न है, सार्वत्रिक ग्राही रक्त समूह है। कौन सा रक्त समूह है जो सार्वत्रिक ग्राही है? यहाँ पर ग्राही का मतलब होता है ग्रहण करने वाला। तो अब आपको समझना होगा कि जो सर्वाधिक, सार्वत्रिक या सर्वाधिक जो ग्रहण करने वाला है वो कौन सा ब्लड ग्रुप होता है? वो होता है ए बी। ठीक है, ग्रहण करने वाला होता है ए बी, इसलिए यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। और जो सबसे ज़्यादा देने वाला होता है सर्वदाता, ठीक है, या सार्वत्रिक दाता आपसे ऑप्शन में पूछेगा अगर सवाल, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ओ। जो दाता है यानी जो देने वाला है, डोनेट करने वाला, जो सबसे ज़्यादा ब्लड ग्रुप है वो कौन सा होगा? ओ। यानी ये अपना खून किसी को भी दे सकता है, डोनेट कर सकता है, ओ जिसका ब्लड ग्रुप है। और ए बी जो है वो किसी का भी खून ले सकता है। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है। यही ये क्वेश्चन था, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए बी। अगला क्वेश्चन देखिए, तंबाकू धूम्रपान करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है क्योंकि इसमें होता है। तंबाकू धूम्रपान अगर करता है कोई तो वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक क्यों होता है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड, निकोटीन, पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स और उपर्युक्त सभी।
देखिए जब भी आपको निकोटीन देगा तो आप लोग देखेंगे कि डायरेक्ट तंबाकू है, निकोटीन होता है तंबाकू में, तो इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखना है ऑप्शन नंबर बी ही करेक्ट आंसर नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ तंबाकू की बात नहीं की गई है, तंबाकू के साथ धूम्रपान लगा हुआ है। ठीक है, तो तंबाकू के साथ ये ऑप्शन भी करेक्ट है, ये ऑप्शन भी करेक्ट है, इसलिए यहाँ पर उपर्युक्त सभी होगा। पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स भी होता है, उसके बाद कार्बन मोनोऑक्साइड भी होता है, और निकोटीन भी होता है जब हम धूम्रपान करते हैं, तंबाकू वाला धूम्रपान। तो इसलिए ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर है कि भारत का सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य कौन सा है। अब यहाँ पर 7वां क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य कौन सा है। देखिए यहाँ पर भारत का सबसे बड़ा, तो आपको ऑप्शन के हिसाब से, कभी भी क्वेश्चन इस तरह से पूछे तो आपको ऑप्शन के हिसाब से जो है वो टिक करना है। यहाँ पर 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं। तो देखिए एरिया के हिसाब से अगर हम लोग देखें तो घाना पक्षी अभ्यारण्य का जो है ये 28 किलोमीटर के आसपास, किलोमीटर स्क्वायर, ये वर्ग किलोमीटर है, ये इसका क्षेत्रफल होता है। ठीक है, एरिया। इसी तरह से अगर दचिगाम अभ्यारण्य का देखें तो इसका जो है 141 किलोमीटर स्क्वायर यानी वर्ग किलोमीटर है इसका क्षेत्रफल। और उसके बाद अगर इसका देखें जल्दोपुर वन्यजीव अभ्यारण्य का, तो इसका लगभग 261 किलोमीटर स्क्वायर है। और अगर लास्ट वाले का देखें तो इसका है पेरियार का, ये 305 किलोमीटर वर्ग मीटर है ये। ठीक है, 305 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। तो अब आप देखेंगे कि सबसे बड़ा कौन सा हो गया, पेरियार, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट आंसर हो गया। अब यहाँ पर आपसे सवाल पूछ सकता है कि कभी कि घाना पक्षी अभ्यारण्य जो है वो कहाँ पर है। तो ऑप्शन नंबर ए में जो घाना पक्षी लिखा हुआ है ये कहाँ पर है, ये राजस्थान में है। ठीक है, राजस्थान, भरतपुर एक जगह राजस्थान में, वहाँ पर है। उसके बाद दचिगाम का आपसे पूछ सकता है, तो दचिगाम जो है ये कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर में है, याद रखिएगा जम्मू कश्मीर में है दचिगाम। और नेक्स्ट आपसे पूछ सकता है ये जल्दोपुर, तो इसके बारे में भी याद रखिए, जल्दोपुर जो है ये कहाँ पर है, पश्चिम बंगाल के अंदर है। और लास्ट जो हमारा बचता है पेरियार, तो पेरियार कहाँ पर है, ये है केरला में। ठीक है, केरल के अंदर। तो ये आपको हमने बताया कि कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर है, ये आपको बिल्कुल याद होना चाहिए। यहाँ पर जो हमने बताया भारत का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य, जो ऑप्शन के हिसाब से पेरियार होगा एरिया के हिसाब से। और नॉर्मली अगर आपसे पूछ दे तो वो जंगली गधा अभ्यारण्य है, जो भारत का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है, वन्यजीव अभ्यारण्य है, जो कि कच्छ का रन वाला अभ्यारण्य है, जो आप जानते हैं, वो जंगली गधा वन्यजीव अभ्यारण्य जो भारत का सबसे बड़ा वन्य अभ्यारण्य है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, आगामी ओलंपिक खेल 2016 की मेजबानी करने वाला शहर कौन है। क्योंकि ये एग्जाम 2012 में हुआ था, इसलिए आपसे सवाल पूछा गया कि ओलंपिक खेल 2016 की मेजबानी। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग अभी करेक्ट कर लेते हैं। वैसे 2016 की मेजबानी जो की थी वो किसने की थी, रियो डी जेनेरो ने। ठीक है, अब आपसे हो सकता है कि सवाल पूछ दे 2020 का जो ओलंपिक होने वाला है वो कहाँ पर होगा। तो अगर आपसे सवाल पूछ देगा कि 2020 का ओलंपिक की मेजबानी कौन करेगा, तो इसकी मेजबानी टोक्यो करेगा। जापान का टोक्यो जो है ये इसकी मेजबानी करेगा, याद रखना है आपको, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टोक्यो जापान, आपके सामने जो भी ऑप्शन दिखे या तो जापान होगा या टोक्यो होगा, तो जो भी होगा वो करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, आयात और निर्यात पर लगने वाला जो कर है वो कौन सा कर है, कौन सा टैक्स होता है जो आयात और निर्यात पर लगता है। यहाँ पर देखिए सीमा शुल्क इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है यहाँ पर, कोलिमा ज्वालामुखी कहाँ पर स्थित है। कोलिमा ज्वालामुखी जो स्थित है वो कहाँ पर स्थित है। और यहाँ पर आपके सामने 4 ऑप्शंस में से जो करेक्ट आंसर है वो है मैक्सिको, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। कोलिमा ज्वालामुखी, याद रखिएगा, कोलिमा को मैक्सिको। ठीक है, लास्ट में को है, कोलिमा, इसको ध्यान रखना है आपको। अगला क्वेश्चन है, 3D फिल्म देखने के लिए प्रयुक्त चश्मे में होता है कौन सा लेंस का इस्तेमाल किया जाता है। 11वां प्रश्न है, 3D फिल्म देखने के लिए आपने देखा होगा कि जब कोई 3D फिल्म आती है तो वहाँ पर मूवी देखने के लिए चश्मे का प्रयोग किया जाता है। तो उस 3D मूवी को देखने के लिए जो चश्मा यूज़ किया जाता है उसके अंदर कौन सा लेंस लगा होता है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का क्या आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यानी द्विकेंद्रित लेंस। नेक्स्ट है यहाँ पर, विश्व का सबसे बड़ा समुद्री पुल कहाँ पर स्थित है। तो विश्व का सबसे बड़ा जो समुद्री पुल स्थित है वो चीन में स्थित है। और अभी रिसेंटली आप देखेंगे 2018 में चीन ने क्या किया है, चीन से लेकर के हांगकांग तक
चीन से लेकर के हांगकांग तक जो है, हांगकांग तक इन्होंने एक पुल बनाया है, समुद्री पुल, जिसको चीन ने बनाया है, और ये विश्व का सबसे लंबा समुद्री पुल है। ठीक है, 2018 के अक्टूबर में ये पुल इसने बनाया है, चीन ने। हालांकि ये क्वेश्चन पहले का पूछा गया था, उस वक्त भी चीन के अंदर विश्व का सबसे बड़ा समुद्री पुल था। अब आपको याद रखना है, चीन से हांगकांग को जोड़ने वाला 2018 में ये पुल का उद्घाटन हुआ है, अक्टूबर 2018 में, तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिटर्जेंट किस सिद्धांत पर सतहों की सफाई करते हैं। अब डिटर्जेंट के बारे में पूछा गया है, तो डिटर्जेंट जो जिस सिद्धांत पर सतहों की सफाई करते हैं उनका क्या नाम हो, ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, पृष्ठ तनाव के सिद्धांत पर काम करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि वह दर जिस पर बैंक भारतीय रिजर्व बैंक को ऋण देता है कहलाती है। देखिए इस क्वेश्चन में थोड़ा सा भाषा में चेंजेस है। देखिए बैंक जो है वो भारतीय रिजर्व बैंक को ऋण नहीं देता, वो क्या करता है, अपनी कुछ अमाउंट जो मिनिमम अमाउंट है आरबीआई की गाइडलाइन के हिसाब से वो डिपॉजिट करके जमा करना पड़ता है आरबीआई के पास। जो कस्टमर के कुछ पैसे हैं उसका एक मिनिमम अमाउंट जो है वो आरबीआई के पास जमा होता है, क्योंकि फ्यूचर में अगर कभी भी बैंक के पास कोई भी व्यक्ति आता है अपना कैश लेने के लिए, अपने बैंक अकाउंट से कैश निकालने के लिए, तो बैंक उसको मना न करे। उस केस में उसके पास इतनी राशि कम से कम रिजर्व होनी चाहिए, तो इसलिए वो आरबीआई के पास जमा करता है उतना राशि, या फिर अपने पास उतना कम से कम कैश रखता है। तो हर एक कस्टमर के लिए उतना मिनिमम जो अमाउंट है जो रिजर्व रेशियो के रूप में होता है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में होगा नकद आरक्षित अनुपात, जिसको कहते हैं कैश रिजर्व रेशियो, ये होना चाहिए उसके पास। तो ये जो है कैश रिजर्व रेशियो को आप देखेंगे इंग्लिश में इस तरह से शॉर्ट में CRR भी लिखा होता है, कैश रिजर्व रेशियो। तो ये दर होती है। अगर इसको उलट के पूछा जाए कि भारतीय रिजर्व बैंक जो है, जो बैंक को ऋण देता है, जो बैंक लोन लेते हैं आरबीआई से, वो किस दर पे लेते हैं, तो वो होता है रेपो रेट। याद रखना है, बैंक जो आरबीआई से लेता है उसको कहते हैं रेपो रेट। और यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर होगा नकद आरक्षित अनुपात। ठीक है, थोड़ी सी भाषा में यहाँ पर चेंजेस है, हो सकता है यहाँ पर लैंग्वेज में थोड़ी सी गलती हुई है। वह दर जिस पर बैंक भारतीय रिजर्व बैंक को ऋण देता है, तो बैंक ऋण नहीं देता है, बैंक जमा करता है कुछ रेशियो, कुछ अमाउंट जो है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है। ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण निम्न में से कौन सा है। अब यहाँ पर ये कंप्यूटर का क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो क्या होगा, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरि प्रसाद चौरसिया किसके प्रसिद्ध वादक हैं। हरि प्रसाद चौरसिया जो है वो किसके प्रसिद्ध वादक हैं, तो बांसुरी के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आर के लक्ष्मण एक प्रसिद्ध हैं, क्या किस रूप में प्रसिद्ध है आर के लक्ष्मण, तो आर के लक्ष्मण एक कार्टूनिस्ट के रूप में प्रसिद्ध हैं। ठीक है, कार्टून बनाते थे तो इसलिए कार्टूनिस्ट के रूप में ये प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, निम्न में से कौन सा शहर यमुना नदी के किनारे स्थित नहीं है। यमुना नदी के किनारे स्थित नहीं है वो शहर आपको बताना है, हरिद्वार, दिल्ली, मथुरा या फिर आगरा। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर होगा हरिद्वार। देखिए क्योंकि दिल्ली जो है यमुना के किनारे है, आगरा भी यमुना के किनारे है, मथुरा भी है, लेकिन हरिद्वार नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर हरिद्वार करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 19वां प्रश्न आपके सामने यहाँ पर है, जिसमें कहा गया है कि भारत का कौन सा राज्य चाय का सबसे बड़ा उत्पादक है। भारत का कौन सा राज्य है जो चाय का सबसे बड़ा उत्पादक है। यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, असम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हीराकुंड बांध किस नदी पर निर्मित है। तो हीराकुंड बांध बहुत ही फेमस, बहुत ही आसान, बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन। हीराकुंड बांध जो है ये महानदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन बने होते हैं, प्रोटीन जो है वो किसके बने होते हैं। 21वां प्रश्न है आपके सामने, प्रोटीन किसके बने होते हैं, अमीनो अम्ल यानी अमीनो एसिड्स। आपके सामने क्वेश्चन में ऑप्शन अमीनो एसिड्स इस तरह से भी लिखा होगा, या फिर अमीनो अम्ल। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किसने लिखा है। देखिए इसको बहुत ही आसान तरीके से आप याद रखेंगे, व से वंदे मातरम है, व से बंकिम चंद्र आप याद रखें। ठीक है,
वो है, और इसी को ऐसे ब कर देंगे तो बंकिम चंद्र मिल जाएंगे। बंकिम चंद्र चटर्जी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य में भारतीय जनता पार्टी अभी शासन नहीं कर रही? तो देखिए ये उस वक्त क्वेश्चन पूछा गया था, इसको हमें आज के दृष्टिकोण से देखना होगा कि 2019 में, आज अक्टूबर में मैं ये वीडियो उपलब्ध करा रहा हूँ, तो अक्टूबर के 2019 के डेटा के अनुसार कहाँ पर कौन सी सरकार है ये हम देख लेते हैं। राजस्थान में कौन सी सरकार है? राजस्थान में जो है कांग्रेस पार्टी की सरकार है, ठीक है, यहाँ पर याद रखिएगा कांग्रेस। मध्य प्रदेश में किसकी सरकार है? मध्य प्रदेश के अंदर भी कांग्रेस पार्टी की सरकार है। अब अगर गुजरात के अंदर बात करें तो गुजरात के अंदर बीजेपी है, कर्नाटक के अंदर भी बीजेपी से मिली-जुली सरकार है। तो ये दो हैं जहाँ पर बीजेपी है और ये दो हैं जहाँ पर कांग्रेस है। तो इसीलिए अगर आज के हिसाब से देखना हो तो आप हर एक राज्य के बारे में ज़रूर इस चीज़ को देख लें कि कहाँ पर कांग्रेस, आप अगर कांग्रेस पार्टी का याद रख लेंगे कि कहाँ पर कांग्रेस पार्टी की सरकार है और एक दो अलग पार्टी जो है, तो बाकी जितने भी होंगे उनको छोड़कर बीजेपी आप मान लीजिए, तो वो ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। तो कांग्रेस और अन्य दलों की सरकार अगर कहीं पर है तो उनको जरूर याद रख लें। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, ध्यानचंद ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? ध्यानचंद ट्रॉफी मेजर ध्यानचंद के नाम पर है और इसलिए ये ध्यानचंद ट्रॉफी जो है ये हॉकी से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा हॉकी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 25वां प्रश्न आपके सामने है, भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना हुई थी? भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी ये आपको बताना है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा 1920, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास प्रेमचंद्र ने लिखा है? तो प्रेमचंद जी का जो उपन्यास है वो आपको बताना है। चार ऑप्शन है, त्यागपत्र, रंगभूमि, कामायनी, मैला आंचल। यहाँ पर इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा रंगभूमि, जो है वो प्रेमचंद्र ने लिखा है, ठीक है। बाकी जो है वो प्रेमचंद जी की पुस्तक नहीं है। तो यहाँ पर त्यागपत्र आपसे पूछ सकता है कि त्यागपत्र किसने लिखा? तो त्यागपत्र जो लिखा है वो जैनेन्द्र ने लिखा है, जैनेन्द्र याद रखिएगा। और अगर कामायनी की बात करें तो ये लिखा है जयशंकर प्रसाद ने, जयशंकर प्रसाद ने लिखा है कामायनी। और अगर इसके बाद मैला आंचल की बात करें तो ये लिखा है फणीश्वर नाथ रेणु ने, ठीक है, फणीश्वर नाथ रेणु ने। तो ये याद रखिएगा, ये तीनों चीज़ हमने आपको बताई। इसमें यहाँ पर रंगभूमि किनका हो गया? रंगभूमि हो गया प्रेमचंद्र का, या फिर आप मुंशी प्रेमचंद्र कह लें, प्रेमचंद। तो ये इनका हो गया। और जो त्यागपत्र है वो जैनेन्द्र का हो गया। और उसके बाद जयशंकर प्रसाद की ये कामायनी हो गई, मैला आंचल फणीश्वर नाथ रेणु का हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए, निम्न में से कौन सी कृति कौटिल्य की है? कौटिल्य का ही दूसरा नाम आपको पता है चाणक्य। अब कौटिल्य की जो कृति यानी इनकी जो पुस्तक है उनका नाम क्या है? अर्थशास्त्र। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बाकी आपको पता है कादम्बरी के बारे में भी, रामायण के बारे में भी आपको पता है, बृहत कथा के बारे में भी आपको पता ही होगा। चलिए आप लोग इसको कमेंट करके बताइए कि कादम्बरी की रचना किसने की है, ठीक है। कादम्बरी और बृहत कथा के बारे में आप बताइए, क्योंकि रामायण के बारे में आप सभी को पता ही होगा। सिर्फ आप ये बताइए कादम्बरी और बृहत कथा किसने लिखी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस भारतीय राज्य की सीमा तिब्बत, नेपाल, भूटान और पश्चिम बंगाल को स्पर्श करती है यानी जोड़ती है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सिक्किम। और अगला क्वेश्चन है, वह संख्या जिसे यूरोपीय देश मिलियन कहते हैं। मिलियन किसको कहते हैं? 1 पर कितना जीरो होगा कि मिलियन कहते हैं? तो 1 के ऊपर 6 जीरो होना चाहिए, तो यानी 10⁶ अगर होगा तो उसको हम 1 मिलियन कहते हैं। ध्यान से देखिएगा, 6 जीरो 1 के बाद कहाँ पर है? 3 और 3, यहाँ पर 6 जीरो है तो 1 मिलियन ये हुआ। 1 मिलियन को 10 लाख कहते हैं, ये भी आप याद रखें। तो 10 लाख अगर हो गया तो 1 मिलियन हो गया, ठीक है। क्योंकि आपने देखा होगा यूट्यूब पर भी 1 मिलियन सब्सक्राइबर अगर लिखता है तो 10 लाख सब्सक्राइबर उसके पास होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिली पॉइंट। सिली पॉइंट किस खेल से संबंधित है? सिली पॉइंट जो है वो क्रिकेट से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पर 31वां प्रश्न है, जिसको कहेंगे स्वत गुणधर्म, जिसको कहेंगे स्वत या गुणधर्म की न्यासिता का सिद्धांत किसने दिया? ठीक है, स्वत या फिर गुणधर्म की न्यासिता का सिद्धांत किसने दिया? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा महात्मा गांधी। अगला क्वेश्चन है, रथ यात्रा प्रसिद्ध त्योहार है कहाँ की? और नीचे ऑप्शन है पुरी, अयोध्या, मथुरा या फिर द्वारका। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा पुरी। रथ यात्रा पुरी का प्रसिद्ध त्योहार है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का संघीय क्षेत्र है?
भारत का संघीय क्षेत्र यानी अगर आप कहें तो यूनियन टेरिटरी निम्न में से कौन सा है? तो देखिए अरुणाचल प्रदेश एक राज्य है, मिजोरम एक राज्य है, मेघालय एक राज्य है, दादर व नागर हवेली यहाँ पर एक यूटी है, यानी केंद्र शासित प्रदेश कहें उसको, संघीय क्षेत्र कहें, तो ये राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है बांग्लादेश का सृजन हुआ कब हुआ ये बताना है। 34वां प्रश्न है बांग्लादेश का सृजन कब हुआ? राइट आंसर होगा 1971। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देते हैं? राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देते हैं? राइट ऑप्शंस यहाँ पर क्या होगा? राष्ट्रपति जब भी अपना त्यागपत्र देंगे वो किसको देंगे? ऑप्शन नंबर सी उपराष्ट्रपति को देंगे। और योजना आयोग है एक, कौन सा आयोग है? योजना आयोग किस तरह का आयोग है? योजना आयोग का पता चल गया आपको कि इसका नाम बदल करके नीति आयोग कर दिया गया, ठीक है। जनवरी 2015 में इसकी जो है स्थापना की गई नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। तो योजना आयोग ये इसलिए पहले पूछा गया है, 2012 का क्वेश्चन था इसलिए आपसे पूछ दिया गया, जिसके जो अध्यक्ष वो प्रधानमंत्री होते थे, तो नीति आयोग के भी अध्यक्ष जो है वो प्रधानमंत्री होते हैं। योजना आयोग जो है वो किस तरह की निकाय है, यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। तो देखिए आज भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि योजना आयोग किस तरह की निकाय थी, ठीक है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए एक संवैधानिक निकाय। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखिए, अगला क्वेश्चन है हेवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन कहाँ पर स्थित है? हेवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन कहाँ पर स्थित है? यहाँ राइट आंसर हो जाएगा रांची में। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की जो उम्र है वो कितनी है? तो वो है 65 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है 1789 की फ्रेंच क्रांति का महान योद्धा कौन था? 1789 में जो फ्रेंच क्रांति हुई थी उसके महान योद्धा का नाम आपको बताना है। यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा नेपोलियन बोनापार्ट। और अगला क्वेश्चन है स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री थे वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है प्राचीन भारत का सुप्रसिद्ध व्यक्ति पाणिनि था, यानी पाणिनि जो थे वो क्या थे? निम्न में से आपको बताना है कि पाणिनि क्या थे। एक खगोल शास्त्री, व्याकरण शास्त्री, एक गणितज्ञ या फिर एक दर्शन शास्त्री। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा व्याकरण शास्त्री थे, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन के अंदर। अगला क्वेश्चन देखते हैं 42 के बाद 43वां प्रश्न आपके सामने है निम्नलिखित में से किसने भारत पर सर्वप्रथम आक्रमण किया था? तो भारत पर सर्वप्रथम आक्रमण किया था किसने? अरबों ने, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। निम्न में से बताना था, अरबों इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए कौन सी योग्यता आवश्यक नहीं है? भारत के राष्ट्रपति चुनाव के लिए कौन सी योग्यता है जो आवश्यक नहीं है? तो देखिए भारत का नागरिक होना आवश्यक है, 35 वर्ष से अधिक उम्र होना आवश्यक है, लोकसभा का सदस्य होना आवश्यक नहीं है, और कोई लाभकारी पद पर कोई वो अधिकारी ना हो वो भी आवश्यक है। तो 3 ऑप्शंस जो हैं वो आवश्यक हैं, एक है जो अनावश्यक है, इसकी ज़रूरत नहीं है, इसलिए क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि आपसे पूछा गया है कि कौन आवश्यक नहीं है, ठीक है, तो ये योग्यता नहीं है। अगला क्वेश्चन है सत्यार्थ प्रकाश किसने लिखी? सत्यार्थ प्रकाश लिखी है स्वामी दयानंद सरस्वती ने। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कौन से अधिवेशन के अध्यक्ष गांधी जी थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन के? यहाँ पर नाम दिया गया है बम्बई अधिवेशन, सूरत अधिवेशन, बेलगाम या फिर नागपुर। तो राइट आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बेलगाम अधिवेशन के अध्यक्ष गांधी जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की स्वतंत्रता के लिए आज़ाद हिंद फौज की संकल्पना मूलतः किसने प्रस्तुत की थी? भारत की ये स्वतंत्रता के लिए आज़ाद हिंद फौज की संकल्पना किसने प्रस्तुत की थी? और यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा रास बिहारी बोस, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखिए 48वां प्रश्न है एक विशाल सार्वजनिक स्नानागार जिसको ग्रेट बाथ भी कहते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के कौन से स्थल से मिला है? तो ये ग्रेट बाथ कहाँ से मिला है? ग्रेट बाथ जो मिला यानी स्नानागार जो मिला, सार्वजनिक स्नानागार जो कि एक विशाल सार्वजनिक स्नानागार था, ये कहाँ से मिला? मोहनजोदड़ो से मिला, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है यूनिवैक उदाहरण है, किसका उदाहरण है? प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर का, दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर का, तीसरी या फिर चौथी? तो देखिए यूनिवैक ये कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन है। यूनिवैक जो है वो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर का उदाहरण है, यूनिवैक, और दूसरा होता है एक एनियक, ठीक है।
देखिए सबसे पहले हम ENIAC का फुल फॉर्म देख लेते हैं। ENIAC का जो फुल फॉर्म है वो है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक, तो ई से हो गया इलेक्ट्रॉनिक, उसके बाद एन से हो गया न्यूमेरिकल, उसके बाद हो गया आपका आई से हो गया इंटीग्रेटर, इंटीग्रेटर, उसके बाद आपका हो गया एंड कंप्यूटर। ये हो गया ENIAC का फुल फॉर्म। अगर अब बात करें यूनिवैक की, तो यूनिवैक का फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल, ठीक है, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक, ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ये होता है आपका यूनिवैक का फुल फॉर्म, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, और ENIAC का होता है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। ठीक है, तो ये है ENIAC और यूनिवैक। अब यहाँ पर हम लोग देख लें कि जो जनरेशन की बात की गई है यहाँ पर कि प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर, तो देखिए सबसे पहले आप याद रखिए प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में, यानी जो फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर था उसके अंदर वैक्यूम ट्यूब इस्तेमाल की जाती थी, वैक्यूम ट्यूब। ठीक है, ये याद जरूरी है आपको रखना, क्योंकि कई बार एग्जाम में पूछ सकता है। दूसरी पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे उसमें जो इस्तेमाल किया जाता था वो किया जाता था ट्रांजिस्टर। ठीक है, याद रखिएगा क्या किया जाता था, ट्रांजिस्टर, TRI, ट्रांजिस्टर। उसके बाद जो तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर थे उसमें किया जाता था IC, जिसको कहते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट। ठीक है, इंटीग्रेटेड सर्किट जिसको कहते हैं, वो इसके अंदर इस्तेमाल की जाती थी। और जो चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर थे इसमें क्या इस्तेमाल किए जाते थे, माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो प्रोसेसर। और जो पांचवी पीढ़ी के यानी जो करंट जनरेशन के जो कंप्यूटर हैं, फिफ्थ जनरेशन के, इसके अंदर जो इस्तेमाल होता है वो क्या इस्तेमाल होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI। तो ये चीज़ आपको ज़रूर याद रखनी चाहिए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं OS, इसको शॉर्ट में कहते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, जिससे ये कंप्यूटर पूरा चलता है। एक तरह से समझिए कि ये इसका भी एक ब्रेन होता है, अगर ये नहीं रहा तो कंप्यूटर नहीं चलेगा। तो ऑपरेटिंग सिस्टम किसको कहते हैं हम लोग। ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे पास जो है कई तरह के हैं। सबसे पहले आप यहाँ देखेंगे कि नाम आपको दिया गया है डॉस, ओरेकल, विंडोज़ और फिर लाइनक्स। ठीक है, तो देखिए डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम है। विंडोज़ आप सभी जानते हैं कि विंडोज़ XP था, विंडोज़ विस्टा था, विंडोज़ 98 था। ठीक है, विंडोज़ 7 है, विंडोज़ 8 था, विंडोज़ 10 है। तो ये सभी आपको पता है। तो इसी तरह से विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है, डॉस एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, लाइनक्स भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, लेकिन ओरेकल एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। दोस्तों यहाँ पर हमने 50 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। आगे के 50 क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच आप सभी लोग का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।